Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies. In the previous lecture, we discussed about the Pakistan geostrategic position all over the world. And first of all, we discussed about the central position of Pakistan in the Muslim world in the 1978 when the Vice President of Libya came in Pakistan and he discussed his point of view regarding the Pakistan's location all over the world. So he clearly and transparently described that Pakistan is located in the center of the Muslim world. So the heart of the Muslim world, ye love state, these words, in these words he explained his ideas regarding the Pakistan location. So after that we discussed about the world politics, Pakistan's importance in the reference of the world politics that we discussed when Pakistan got independence. The two big powers made their alliance and become so strong because the America destroyed the two major cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. So he was threatened that maybe the Japan and the Russia and their alliance countries came in powers and also retreat America after that. So they made a strong alliance when Pakistan joined America instead of the Russia. The both countries invited Pakistan to join Pakistan after its independence. But Pakistan liked to join America because the policy, because the socialism promoted in America, and they liked that socialism, and it was the socialist bloc. So the Pakistan wanted to join the American organization and alliance. So Pakistan signed the both Pact-CETO, and which rename after that CENTO, when Iraq withdrew in this plan, in this agreement. So after that, अगर देखा जाए तो it was called a Cold War between Russia and America. दोनों ममालिक खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, एक सर्द जंग जारी थी और दोनों ममालिक की कोशिश ये थी कि वो एक दूसरे के साथ जंग जारी रखें, लेकिन इंटरनली, ठीक है, वाज़ेह तौर पर इनकी आपस में कोई भी जंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इंटरनली द कोल्ड वॉर वाज गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन द बोथ बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड. दोनों दुनिया की बड़ी ताकतें थीं, बड़े ममालिक थे, तो दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर जारी थी. इसलिए जोड़ तोड़ का काम जारी था. चाइना ने आज़ादी हासिल की 1 अक्टूबर 1949 में, उन्होंने रशिया को ज्वाइन किया. पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उन्होंने अमेरिका को ज्वाइन किया. तो इनकी कोशिश ये थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत एक अलायंस को मेंटेन कर सके. बात समझ आ रही है? द लीडरशिप ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. पहले मैं 2 पॉइंट वो लिख देता हूँ जो हम लोगों ने. सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं पिछले लेक्चर में, पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन. इसको उर्दू में कहते हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तस्वीराती अहमियत क्या है. इसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंट्रल पोजीशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, central position of the Muslim world
दूसरा हम लोगों ने किया था इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। उर्दू में मैंने आपको बताया था कि आलम इस्लाम में, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, आलम इस्लाम या इस्लामी ममालिक में मरकज़ी अहमियत, मरकज़ी हैसियत। सेकेंड जो पोजीशन यहाँ पर है, इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। दुनियाई या दुनियावी सियासत में अहमियत क्या है पाकिस्तान की, ये दो पॉइंट हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। लीडरशिप ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। तीसरी दुनिया की क़यादत, इसके हवाले से जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो याद रखें, ना भूलें कि जब लीडरशिप ऑफ द थर्ड वर्ल्ड है उसमें अनकंडीशनल लॉयल्टी टू अमेरिका bloc Pakistan could not attain the respectable position among the non-aligned। तो पाकिस्तान वो मकाम, वो इज्जत थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हासिल नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान बनने के साथ जब इसने अमेरिकन अलायंस को ज्वाइन किया, सीटो सेंटो माहे किए अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान अमेरिका का ही ताबेदार बनकर रह गया। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को ये होश आया कि अमेरिकन तो सिर्फ पाकिस्तान के जज्बात को, उनके एहसासात को जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। चुनांचे पाकिस्तान ने अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज किया और नॉन अलाइन पोजीशन जो है वो इख्तियार करना, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया था कि जब 1974 में इंडिया ने ब्लास्ट किए, इंडिया ने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, राजस्थान में, उस पर अमेरिकन जो पॉलिसी आई वो बिल्कुल साइलेंट थे, खामोश थे। तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और अमेरिका से नजरें चुराने लगा। तो चुनाचे अमेरिका को इस बात का, क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से अलहदगी या नजरें चुराने की कोशिश करता है तो उसको वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि वाकई ये कुछ है, ये हालात क्यों पैदा हुए। तो पाकिस्तान adopted the non-aligned policy, ठीक है। पाकिस्तान started improving in the year of 1979, ठीक है। And then the president of Pakistan was designated to respect to the Muslim world at Havana conference, non-aligned countries, non-aligned countries में participation के लिए चले गए। In 1980 was given the honor to addressing, इसमें जब पाकिस्तान ने non-aligned country की कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने, तो अमेरिका को होश आया, इसलिए उन्होंने जनरल असम्बली में 1980 में पाकिस्तान को तमाम मुस्लिम उम्मा में रिप्रेजेंटेटिव कंट्री करार दिया और पाकिस्तान जनरल असम्बली में पाकिस्तान को खिताब करने का मौका दिया, ठीक है। ये लीडरशिप ऑफ द थर्ड वर्ल्ड है, ठीक है, कि पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने जो नज़रियात हैं या पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ ब्लॉक किए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब पाकिस्तान को होश आया कि अमेरिका उसकी इस कंडीशन को या उस पाकिस्तान के जज्बात को, उसके इमोशन को जो है यूटिलाइज कर रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी नॉन अलाइन पॉलिसी को इख्तियार कर लिया। यानी कि क्रिटिसिज्म, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इस पर अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को चांस दिया। किस लिए चांस दिया? एंड वी डिस्कस द एंटी एक्सपेलिस्ट, ठीक है, एक्सपेलिस्ट स्टांस जो था वो पाकिस्तान का क्या, ठीक है, यहाँ पर एंटी
expand. Anti-expansionist stance. इसमें जब पाकिस्तान ने नॉन अलाइन के बाद 1979 और 1980 में पाकिस्तान को जनरल असेंबली में खिताब करने का मौका मिला, तो साथ ही रशिया अफगान वॉर स्टार्ट हो गई। ये वॉर 10 साल तक जारी रही। जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है, और इसके आखिर में बिल्कुल कोने में 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक नैरो स्ट्रिप है जिसको वाखान कहा जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपने इस मौक़िफ़ को ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि रशिया अगर अफगानिस्तान पर अटैक कर सकता है तो वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वाखान से पाकिस्तान में दाखिल किया जा सकता है। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की या अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जद में पाकिस्तान भी आ जाए। सो वाखान का जो 20 किलोमीटर का एक नैरो स्ट्रिप है, उस नैरो स्ट्रिप पर पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को इकट्ठा कर दिया, जिससे रशिया को अफगानिस्तान में दाखिल होने को बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस होती, बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हुए होते। तो पाकिस्तान प्रूव इटसेल्फ बीइंग अ फ्रंट लाइन कंट्री इन 1979 to 1988, यानी कि 1979 से लेके 1988 तक पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट किया अगेंस्ट द रशिया। ठीक है, अब अंदरूने खाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आप लोग भी समझते हैं कि इसके पीछे क्या रोल था अमेरिका का या क्या नहीं था। ये सारी चीज़ें बहरहाल ये था। फिर उसके बाद इसी दौरान 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में दाखिल हुए। ठीक है, अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका के अलायंस में पाकिस्तान शामिल था, तो अमेरिका के कहने पर हम लोगों ने अफगानिस्तान से आए हुए जो मुहाजिरीन हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उनको रहने के लिए रिहाइशें दी, उनको काम काज दिए। ठीक है, चुनाचे हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को तबाह कर दिया, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, बट आफ्टर द जेनेवा अकॉर्ड द अमेरिकन स्टांस इज गोइंग टू एन एंड toward a sympathetical point of view, about a sympathetical behavior toward the Pakistan. They imposed the Pressler Amendment on Pakistan. They discontinued the aid and as well as the military ordinance or armament to Pakistan. Pressler Amendment करके अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद भी और फौजी सामान भी देना बंद कर दिया। इसको प्रेसलर अमेंडमेंट कहते हैं। ये अमेंडमेंट पहले ही हो जानी थी, लेकिन जब 1979 में रशियन मिलिट्री फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल हुए, तो उस वक्त चूँकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसको जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता था रशिया के लिए, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के इस बिहेवियर को, पाकिस्तान के इमोशंस को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने कोशिश की और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए और पाकिस्तान दोबारा एक दफ़ा फिर उनके पॉलिटिक्स में आ गया। इसलिए आने वाले वक्त में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो मोराल था वो ये हुआ कि प्रेसलर अमेंडमेंट करके फौजी सामान भी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया गया और साथ ही माली इमदाद भी बंद कर दी। ये तो अफगानिस्तान के ऊपर जब अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 में 9/11 का एक वाक़या इंसिडेंट क्रिएट हुआ, तो उसके नतीजे में फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी सामान देना भी प्रेसलर अमेंडमेंट ख़त्म हो गई पाकिस्तान, क्योंकि उसको फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी जब उन्होंने पाकिस्तान से अपने फौजी अड्डे ले रहे थे। सो पाकिस्तान मैं 79 से 88 तक बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेड
it itself being a frontline country all over the world and played the heroic role, ठीक है, to control the Russian military forces, ठीक है, in Afghanistan, the central trade and transit route. अब ट्रांजिट रूट जो है वो क्या है? ट्रांजिट रूट ये है कि जो वाखान का बॉर्डर है, जो मैंने आपको बताया 20 किलोमीटर है, उससे अगर आगे चले जाएं तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम भी लिए, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है। ये वो ममालिक हैं जो ऑयल और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है। इनमें एग्रीकल्चर और इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं। सो उनके पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं है, कोई ऐसी अप्रोच नहीं है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सेल कर सके। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान उनको ट्रेड और ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है, जो कि उसी वाखान के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान के ही कैडी पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट से दुनिया के दूसरे ममालिक में वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनको सेल करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि रशिया के पास समंदर है, लेकिन वो साल में सिर्फ 4 महीने चलता है, क्योंकि वहाँ पर जो समंदर की कंडीशन होती है, इट वाज बिकम फ्रोजन इन द विंटर सीजन। तो 8 महीने तो वो फ्रोजन कंडीशन में, यानी मुंजमद हो जाता है, पानी बर्फ जम जाती है, लिहाजा वहाँ पर ना शिप चल सकते हैं ना बोट चल सकती हैं। तो उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है इस लेवल पे आके। तो पाकिस्तान उनको ट्रांजिट फैसिलिटी यानी कि रूट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसलिए प्रोवाइड करता है, इसमें पाकिस्तान के अपने भी शेयर्स हैं, पाकिस्तान का अपना भी इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेटा आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर दिया, पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें मैंने आपको 4 मेजर पॉइंट्स इसके बताए। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि देखें सेंट्रल पोजीशन ऑफ द इन द मुस्लिम वर्ल्ड या ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, आगे इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फिर लीडरशिप, फिर एंटी एक्सपेनिश, और आगे जो 5th इसका था वो है जो है वो ट्रांजिट रूट। ट्रांजिट रूट जो है वो इसका लास्ट पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये वाखान से होते होते हैं, क्योंकि ये हमारा एक ही चल रहा था पॉइंट, तो उसी में मैंने ये डिस्कस कर लिया। तो 5 बुनियादी तौर पे पॉइंट्स हैं, इन पांचों के पांचों को डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये मैं बता दूं कि इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल एग्जाम। गो की बुक चेंज हो गई है, लेकिन यूनिट चैप्टर्स और टॉपिक चेंज नहीं हुए। आप लोगों ने इन्हीं टॉपिक्स में से तैयारी करनी है। अब देखिए, अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में कोशिश तो ये की जा रही है कि रिड्यूस किया जाए सिलेबस। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, हमारे 4, 5, 6 चैप्टर ही हैं, तो उसी में से हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहला जो टॉपिक था इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी याद कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, मेन पॉइंट्स इस पर शामिल करने हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।